शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों से। मुंबई से एक और संदिग्ध गिरफ्तार। आईएसआई डी गैंग त्योहारों पर करना चाहता था धमाका। मुंबई के नागपड़ा इलाके से गिरफ्तारी, महाराष्ट्र पुलिस और स्पेशल सेल की कार्रवाई। पकड़े गए संदिग्ध के पास था हथियारों और गोला बारूद की डिलीवरी का जिम्मा। त्योहारों में धमाके करने की फिराक में थे आतंकी। बनाई गई थी दो टीम। आतंकियों की एक टीम दाऊद के भाई अनीस के जिम्मे, दूसरी टीम के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की जिम्मेदारी। श्रीनगर में एक मजदूर को आतंकियों ने गोली मारी, दूसरे राज्य का रहने वाला था शख्स। बिहार का रहने वाला था, मारा गया शंकर चौधरी, सूत्रों के हवाले से खबर। आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी को भी गोली मारी। एक दिन में आतंकियों ने 2 हत्या की। लश्कर से जुड़े टीआरएफ ने ली दोनों हत्याओं की जिम्मेदारी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निंदा की, कहा नहीं बख्शे जाएंगे हत्यारे। दिल्ली पुलिस ने की अहम बैठक। कई एजेंसियों के साथ बैठक कर सुरक्षा हालात पर चर्चा की। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। खुफिया एजेंसियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। आईएसआई और डी गैंग के आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद बुलाई गई थी यह बैठक। अफगानिस्तान पे तालिबान हुकूमत के बाद के हालात पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान लगातार तालिबान का साथ दे रहा है। ऐसे में भारतीय एजेंसियां बरत रही हैं खास सतर्कता। बैठक में आईबी, रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस, एनटीआरओ के अलावा 11 राज्यों की एंटी टेरर यूनिट के हेड शामिल हुए। दिल्ली पुलिस ने नाकाम की थी पाकिस्तान की साजिश। आईएसआई डी गैंग ने रची थी त्योहारों पर धमाके की साजिश। अभिनेता सोनू सूद के घर और दफ्तर समेत 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड। एफसीआरए एक्ट के उल्लंघन का आरोप। सूत्रों का दावा है कि आईटी डिपार्टमेंट को इस छापेमारी में पर्सनल फाइनेंस से जुड़े एक मामले में टैक्स की गड़बड़ी की जानकारी मिली। शूटिंग के पैसों में भी गड़बड़ी। सोनू के चैरिटी फाउंडेशन के अकाउंट की जांच। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पूछताछ की। सोनू के घर पर मौजूद उनके परिवार और स्टाफ के लोगों से सवाल। सोनू के घर कुछ फाइलें भी ले गए अधिकारी। एनजीओ की भी जांच। कुछ दिन पहले केजरीवाल सरकार ने सोनू को बनाया था ब्रांड एम्बेसडर। आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें थी। जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा पेट्रोल डीजल, 6 राज्यों ने विरोध किया। जीएसटी काउंसिल में पेट्रोल डीजल पर चर्चा हुई। कई राज्यों ने कहा कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में नहीं लाना चाहते थे। केरल हाईकोर्ट के ऑर्डर पर बैठक के एजेंडे में आया मुद्दा। काउंसिल ने माना कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में लाने का सही समय नहीं है। जीएसटी काउंसिल केरल हाईकोर्ट को भी जानकारी देगी। केरल हाईकोर्ट ने दिए थे निर्देश, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करना चाहिए। कैंसर मेडिसिन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला। रेमडेसिविर और हैप्रिन पर 5% जीएसटी। कोरोना की दवाइयों पर टैक्स छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। 16 करोड़ की जीवन रक्षक दवाइयां टैक्स फ्री हुई। बहुत महंगी दवाओं पर राहत। बच्चों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होती है जीवन रक्षक दवाएं। कोरोना से नहीं जुड़ी है दवा। जोलगेनेस्मा दवा पर जीएसटी नहीं। वीटलैप्सो दवा पर भी छूट। मस्कुलर एट्रोफी के इलाज में काम आती हैं दवाएं। करीब 16 करोड़ रुपए है दाम। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% की गई। दिव्यांगों के वाहनों पर भी जीएसटी को कम किया गया। बायोडीजल पर जीएसटी की दर 12% से घटकर 5%। मालगाड़ी परमिट पर जीएसटी नहीं।
जीएसटी के दायरे में आता तो पेट्रोल 28 रुपए और डीजल 25 रुपए तक सस्ता हो जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे चर्चा, गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद करेंगे। वैक्सीन के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे संवाद करेंगे। पीएम मोदी ने बुलाई सभी मंत्रालयों के सचिवों की बैठक, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिव शामिल होंगे। आज होगी बैठक, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। पीएम मोदी सचिवों को दे सकते हैं बेहतरी का मंत्र। 2 दिन पहले राष्ट्रपति भवन में मंत्रियों के कामकाज की भी समीक्षा हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ी। सीएम उद्धव ठाकरे ने रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे को बताया पूर्व और भावी सहयोगी। औरंगाबाद के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे दोनों नेता। मंत्री राव साहब दानवे भी खुलकर बोले। मंत्री राव साहब दानवे का बयान, शिवसेना और भाजपा के साथ आने से मतदाता खुश होंगे। दोनों नेताओं के इस बयान के बाद सरगर्मी बढ़ी, राज्य में सियासी हलचल फिर शुरू। संजय राउत ने भी पीएम मोदी की तारीफ की। सीएम के इस बयान के बाद शिवसेना सांसद ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी। राउत का बयान, मोदी जैसे कद का कोई दूसरा नेता भारत में नहीं। पीएम मोदी के कार्यकाल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। शिवसेना नेताओं के बयान पर बोले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, उनकी शुभकामनाएं अच्छी बात है। देवेंद्र फडणवीस का बयान, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य में भाजपा की भूमिका बहुत स्पष्ट है। हम सत्ता की ओर नहीं देख रहे हैं, हम एक सक्षम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। सीएम के बयान। उद्धव ठाकरे के बयान पर डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, कैसे बताऊं सीएम के मन की बात। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि उद्धव राज्य के मुखिया हैं, कैसे कहूं कि उनके मन में क्या चल रहा है। अजीत पवार बोले, मुझसे सरकार के फैसले क्या समस्या हैं, इस पर ही चर्चा होती है। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में हालात ज्यादा खराब हुए। मौसम विभाग ने यूपी के 30 से अधिक जिलों के लिए 20 सितंबर तक जारी की चेतावनी, भारी बारिश की संभावना। यूपी में मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान आज भी बंद। मौसम विभाग ने चेताया, अगले 3 दिन हो सकती है भारी बारिश। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी है। अलग अलग स्थानों पर 4 वेदर सिस्टम सक्रिय। राजस्थान में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस। 27 सितंबर से खुलेंगे सभी प्राथमिक स्कूल। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल भी खुलेंगे। शादी में शामिल होने वालों की संख्या अब 200। प्रदेश में कोरोना के मामले घटे, सरकार ने दी स्कूलों को खोलने की इजाजत। स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी। 20 सितंबर से 8वीं से 6ठी से 8वीं और 27 सितंबर से 1ली से 5वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल खुलेंगे। पहले फेज में 50% बच्चे स्कूल आएंगे। माता पिता की सहमति अनिवार्य होगी। शादी समारोह में 200 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सरकारी दफ्तरों में अब 100% कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 34,403 मामले सामने आए, 320 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 33 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से 1 की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 209 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 1 मरीज की मौत नहीं। आंध्र प्रदेश में 1,393 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से 8 मरीजों की मौत।